हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन की क्लास और हम डिस्कस करेंगे 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक के करंट अफेयर के बारे में। यानी जो कुछ हमने इस वीक में पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डेज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बात होगी वो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण को शोषण से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद कैंसर के लिए जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है वो कब मनाया जाता है भारत में? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा 2014 में सबसे पहले राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के बारे में बात की गई थी। नवजात शिशुओं के लिए जो शिशु संरक्षण दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 7 नवंबर को। ओके, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो उसको हम 8 नवंबर को मनाते हैं। और इस बार का जो विषय रहा है वो रोगी सुरक्षा का जश्न। इस इस थीम के साथ मनाया जाता है, इस थीम के साथ मनाया जा रहा है 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे। ओके, 8 नवंबर को हम विश्व स्तर पर विश्व नगर नियोजन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, जिसको हम विश्व शहरीकरण दिवस भी कहते हैं। इसके बाद 9 नवंबर के दिन क्या हम मनाते हैं? विश्व गुणवत्ता दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो भी सामान हम इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। विश्व गुणवत्ता सप्ताह भी मनाया गया है 6 से लेकर 10 नवंबर तक के बीच में। इसके बाद 9 नवंबर को सभी नागरिकों को न्याय के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और सबसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति क्या कर सके, उसको सारी कानूनी सुविधाएं मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये दिन मनाया जाता है भारत में। 9 नवंबर को उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बात को समझ लेंगे। 9 नवंबर सन 2000 में ही उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। यानी उत्तराखंड अलग होकर बना था उत्तर प्रदेश से। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ओके, 9 से 15 नवंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह का जो डे है, जो सप्ताह है वो मनाया जाता है। फिर 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो विषय रहा है 2023 का वो क्या रहा है? तो विज्ञान में विश्वास का निर्माण। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। इस बात को ध्यान रख लेंगे। और 2023 के लिए जो थीम डिसाइड करी गई है वो क्या है? तो एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा। 11 नवंबर को फाइलेरिया जैसी जो गंभीर बीमारी है उसे बचने के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है। देखो, यहाँ पर स्मृति दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। 11 नवंबर को मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच में युद्ध विराम हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 28 जुलाई 1914 को और विराम हो जाता है, इस पर विराम लग जाता है 11 नवंबर को 1918 में। तो जिसकी याद में ही संधि होती है मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच में। तो इस संधि को याद करते हुए स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, युद्ध विराम दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ओके, 12 नवंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, इस बात को समझ लीजिए। और इसके बाद 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है भारत में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं और पाकिस्तान से जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र है वहां पर आकर लोग बसते हैं और उन शरणार्थियों को संबोधित करने के लिए जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं वो पहली बार ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में जाते हैं। तो उसकी याद में ही 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ओके, 1947 की बात है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं, चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष हर साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस साल से यानी 2023 से इसको 5 साल के लिए बनाया जा रहा है। और इस बार तीसरी बार बनाया गया है श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोस्टा सेरेना, है ना। क्या नाम है? कोस्टा सेरेना। और ये इसको लॉन्च किसके द्वारा करा गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो जहाज रानी मंत्रालय से बिलोंग करते हैं। और मुंबई से इसको स्टार्ट कर दिया गया है, इसको रवाना कर दिया गया है। और ये अंतरदेशीय जो हमारे जल मार्ग है वहां पर विचरण करने का काम करेगा। कोस्टा सेरेना के बारे में बात हो रही है। भारत की वित्त मंत्री ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे वो भारत की यात्रा पर आए थे। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उसको मजबूत करने के ऊपर काफी ज्यादा बात करी गई। और इसमें ये भी बोला गया
कि किस तरीके से श्रीलंका का जो आर्थिक जो आर्थिक जो एक व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है, उसको भारत कैसे संभाल सकता है। तो इसके लिए दोनों के बीच में व्यापार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का अनावरण किया गया है श्रीलंका में। ठीक है। प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा हेतु किसका चयन किया गया। तो मैंने आपको समझाया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी कई सारी एजेंसियां हैं, कई सारी समितियां हैं जो मिलकर काम करती हैं। तो उसकी एक समिति है प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति, जिसके सदस्यों की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा करी जाती है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि महासभा में जो भी बजट पेश होता है इसका जो लेखा जोखा रखने का काम किया जाता है, प्रश्न पूछने का काम किया जाता है बजट के संदर्भ में, ये समिति ही वो मसौदा तैयार करती है। तो इसके सदस्य के रूप में चुना गया है सुरेंद्र अधाना को। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 21 सदस्य होते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यकारी निदेशक यानी कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके रूप में किसकी नियुक्ति करी है, तो मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति करी है। अभ्यास पूर्वी आकाश के दौरान पूर्वी सेक्टर में किसे तैनात किया गया है, तो यानी भारत का जो पूर्वी वाला हिस्सा है वहां पर पूर्वी आकाश के दौरान पूर्वी सेक्टर में तैनात किया गया है LCA तेजस को, जो हल्का लड़ाकू विमान है भारत का। ओके। और ये अभ्यास कब से कब तक चला है, तो 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये अभ्यास चला है। भारत में NBA के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए NBA ने किसके साथ साझेदारी करी है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के बारे में बात हो रही है। NBA जिसे कहा जाता है, तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो वॉलीबॉल से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उसकी बिक्री करी जाएगी। और ये जो टाई अप करा गया है वो करा गया है भाने के साथ में। भारत ने आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किया है, तो अभी हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पुर्तगाल और इटली की यात्रा पर गए थे। तो जब इटली की यात्रा पर ये गए तो उसी समय ये साझेदारी हुई है भारत और इटली के बीच में। इससे क्या होगा, जो भारत के जो छात्र हैं, भारत के जो मजदूर हैं या जो व्यापार करने जाते हैं इटली में, उनको सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में शिक्षा के रूप में सहयोग बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। नासा अपोलो के किस अंतरिक्ष यात्री का निधन हुआ है, तो देखो अपोलो थर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो अपोलो थर्ड एक ऐसा मिशन था जो काफी ज्यादा मतलब ये था कि वो धरती तक पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन उसको धरती तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो मुख्य योगदान रहा है वो रहा है थॉमस केनेथ मैंटिंगली सेकंड का। तो अभी इनका निधन हो गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना में अगले कितने वर्ष की वृद्धि की घोषणा करी गई है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो कोविड के टाइम स्टार्ट किया गया था, कोविड-19 के टाइम। ठीक है। इस योजना के तहत क्या करा गया था, तो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत के गरीब नागरिक को, अगर उसके पास आधार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको 5 किलो अनाज दिया जाएगा, है ना। इस योजना में ऐसी सुविधा प्रदान करी गई थी। तो इस योजना को अगले 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक में मैं आपको बताऊं 3500 कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में। तो अच्छा, इसके जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, तो शक्तिकांत दास जी को है। शक्तिकांत दास जी को ही चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। उन्होंने ही अवार्ड लिया है, भारतीय रिजर्व बैंक को जो ये अवार्ड दिया गया है। ओके। पहली यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल करी थी, तो न्यूयॉर्क ने नेशनल गतका चैंपियनशिप जीत हासिल करी थी, जो यूएस में पहली बार आयोजित करी गई थी। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, उसने कौन सी पहल शुरू करी थी, तो ये पहल शुरू करी गई थी उड़ीसा में, और इसका नाम था वाटर फॉर वुमन और वुमन फॉर वाटर। ओके। आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है एंजोलो मैथ्यूज। ये जो हमारा जो पिच है उस पर नहीं पहुंच पाए 2 मिनट के भीतर,
वर्ल्ड कप में ये टाइमिंग दी गई है कि अगर कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है तो नेक्स्ट बल्लेबाज को 2 मिनट के भीतर जो पिच है उस पर आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आता है तो उसको टाइम आउट करार दे दिया जाएगा। हालांकि ये टाइम 3 मिनट का है, लेकिन वर्ल्ड कप में ये टाइमिंग कितने मिनट का है, तो 2 मिनट का है। तो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है, तो एंजेलो मैथ्यूज है। ओके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थन हेतु किसने सरकार से के साथ साझेदारी करी है, तो जो कलर्स है, कलर्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थन के लिए सरकार के साथ साझेदारी करी है। और साथ में ही जो 1098 का टोल फ्री नंबर है ना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो स्पेशली दिया गया है, उसका प्रचार प्रसार भी कलर्स के द्वारा किया जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई थी, आप बता सकते हैं। तो इनका नाम क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। रोहित ऋषि हैं जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। भारतीय कवि जिनका निधन हो गया है, ये पुणे से बिलोंग करते थे, इनका निधन हो गया है। इनका नाम है गिवे पटेल। 83 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल करा है, तो हमने पढ़ा था भारत के बारे में। भारत ने फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और टोरंटो में जो शतरंज चैंपियनशिप होने वाली है उसमें ये दोनों जो ये खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे, यानी उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल करी है, तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में तीसरी बार ये जीत हासिल करी गई है मैक्स वेरस्टेपेन के द्वारा। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हॉकी के लिए जो सुल्तान जोहर कप होता है हॉकी के लिए होता है, और इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और इनकी उम्र 63 साल है। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख के रूप में कौन है, तो जैसा कि हम सबको पता है टाइम मैगजीन के बारे में, तो टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर शेख हसीना की तस्वीर लगाई है, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख के रूप में हम इनको जानते हैं। भारत में किस स्वीडिश कंपनी ने 100% एफडीआई हासिल करा है, ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने भारत में 100% एफडीआई हासिल कर लिया है। इसका नाम है साब, जो रक्षा उपकरण बनाने का काम करेगी भारत में। स्वच्छ दिवाली शुभ दीपावली हस्ताक्षर अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन जो अफेयर्स है उसके द्वारा ये अभियान चलाया जा। ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये जो स्थापना है ये करी गई है IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, जो दिल्ली और दिल्ली NCR वाला एरिया है वहां पर वायु पॉल्यूशन की वजह से जो वायु गुणवत्ता में गिरावट आती है, और किस तरीके से वायु की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है, इसके लिए IIT कानपुर ने काम किया है। और देश का पहला एटमैन जो इस्टेब्लिश किया गया है वो IIT कानपुर के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया है। IIT मद्रास के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। पहले जब टाई अप हुआ था, समझौता हुआ था, फिर घोषणा हुई थी, और उसके बाद अब स्थापना कहाँ पर की गई है, स्थापना कर दी गई है, इस बात को समझेंगे तो तंजानिया में करा गया है। ठीक है। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो देखो एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट दी गई है और इसमें बोला गया है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2389 अमेरिकी डॉलर है। और साथ में ये भी बोला गया कि भारत में जो अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है ना। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब किस देश की महिला हॉकी टीम ने जीती है, तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जो खिताब है वो भारत की महिला हॉकी टीम ने जीती है। राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी किससे संबंधित है, तो ये तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता और साथ में ही एक सिल्वर मेडल भी जीता है। ठीक है। राष्ट्रीय खेलों में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज इवेंट में किसने जीत हासिल करी है, तो ये विदित गुजराती हैं और वैशाली आर है जिन्होंने जीत हासिल करी हुई है। कर्मचारियों के सबसे अच्छे देशों में भारत किस स्थान पर आता है, यानी कि जो कर्मचारी भारत सरकार में काम कर रहे हैं वो किस नंबर पर आते हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान रखने में भारत किस नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर नॉर्वे आता है, दूसरे नंबर पर भारत है, और जापान से काफी ज्यादा पीछे है। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कहाँ है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है ये, और कहाँ पर है, तो गुजरात में है, इसका नाम है मुंद्रा।
ठीक है, तो मुंद्रा 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना हुआ है। 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 19वां कलाकार पुरस्कार दिया गया है अपोलो नारिस डिसूजा को। किसको दिया गया है? अपोलो नारिस डिसूजा को, जो कन्नड़ साहित्य है उससे संबंधित हैं। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बनकर आया है? तो देखो, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में बात करें तो इसकी अध्यक्षता भारत करता है। ठीक है, इसका जो आपको हेडक्वार्टर है वो भारत के गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। और 2015 में भारत के साथ साथ में जो फ्रांस है, इन दोनों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करा था। और अभी प्रेजेंट टाइम में कुल 163 इसके सदस्य हैं, जिसमें से 95 सदस्य स्थायी रूप से इसके सदस्य बन चुके हैं। क्लियर? यानी कि सिग्नेचर करने वाले जो सदस्य हैं वो 163 है, लेकिन 95 सदस्य स्थायी रूप से इसके लिए काम कर रहे हैं। तो अभी 95 सदस्य के रूप में किस देश ने इस गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पे हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का नाम है चिली। बिग बैंग ने कितने वर्षों के पश्चात सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज कर दी है? तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमको पता है, स्पेशली जो हमारा आकाशीय पिंड है, हमारा जो खगोलीय विज्ञान है, उसके ऊपर बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने जरूर पढ़ा होगा। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज है, बिग बैंग के कितने वर्षों के पश्चात सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज करी गई है। हम जिस ब्रह्मांड से बिलोंग करते हैं, हमारी पृथ्वी जिस ब्रह्मांड से बिलोंग करती है, तो जो हमारा ब्लैक होल है उससे भी पुराने ब्लैक होल की खोज करी जा चुकी है, और ये लगभग 470 मिलियन वर्ष पुराना है। कहा जा रहा है कि जो ये ब्रह्मांड है वो 13.9 अरब वर्ष पुराना है, और लेकिन ये जो जो ये ब्लैक होल मिला है ये 13.2 अरब वर्ष पुराना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रूस के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो देखो, जो यूरेशिया वाला क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में हम इसे जानते हैं। अप्रैल में, और अभी अप्रैल के साथ साथ मई में, और इसके बाद जो है अभी नवंबर के महीने में इसमें विस्फोट हुआ है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं यूरेशिया वाले क्षेत्र में। इसका नाम है क्लूचे क्लूचे वस्काया सोपका ज्वालामुखी है ये। ठीक है, और साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अडानी ग्रीन एनर्जी की स्थापित क्षमता कितनी है? तो भारत में जो अडानी ग्रीन एनर्जी है, ये हरित एनर्जी के क्षेत्र में जो काम कर रही है उसके ऊपर बात की जा रही है। तो यहाँ पर 8.4 गीगावाट की जो एनर्जी क्षमता है ये अडानी ग्रीन एनर्जी की, और भारत में ये फर्स्ट नंबर पर आती है। और दूसरे नंबर पर भारत में एनटीपीसी है, जिसकी जो कैपेसिटी है ग्रीन एनर्जी को रिलीज करने की, जो कैपेसिटी है उसको बनाने की जो कैपेसिटी है वो 3.2 गीगावाट है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी मामले के लिए कितने प्रतिशत उपचार उपलब्ध है? यानी कि अगर भारत में टीबी हो जाता है तो कितने परसेंट की यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है भारत? इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी करी है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का जो ये परसेंटेज है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है 2015 से लेकर 2022 तक के बीच में, और इसका जो परसेंटेज है वो 80% डिसाइड कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, उसकी रिपोर्ट में जो बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है? तो देखो, जो दक्षिण एशियाई वाला क्षेत्र है वहां पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रैंकिंग प्रदान करी गई है। तो ऊपर से जो 50 देशों के 50 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 2 यूनिवर्सिटीज भारत की हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है आईआईटी बॉम्बे और सेकंड नंबर पर आता है आईआईटी दिल्ली, जो भारत से बिलोंग करते हैं। ओके, आदित्य L1 मिशन के पेलोड का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा चलाया गया मिशन है ये। इसका जो पेलोड है इसका नाम है HAL-1OS। ठीक है, HAL-1OS। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने की योजना बनाई है? तो सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने की जो योजना बनाई गई है वो ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई है। संपर्क रहित भुगतान हेतु भारत में क्या पेश किया जाएगा? तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हम जो डिजिटली भुगतान करते हैं फोन से कर सकते हैं, अब स्मार्ट वॉच आ गई है उसके माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अब भारत ने 7 रिंग स्मार्ट रिंग बना लिया है जिसके माध्यम से संपर्क रहित भुगतान किया जा सकता है, यानी कि डिजिटली आप पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के बारे में बात हो रही है। तो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए किसे आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? अगर मैं आरबीआई के बारे में बात करूं तो आरबीआई इस तरीके के लाइसेंस देने का काम करती है। तो पेमेंट एग्रीगेटर है जिसका नाम है पेग लोकल। पेग लोकल इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि सीमा पार ट्रांजैक्शन का काम करती है, तो इसको सैद्धांतिक रूप से आरबीआई के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्ति करी गई है संतोष कुमार झा की नियुक्ति करी गई है कोंकण रेलवे के लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बीएचईएल में अध्यक्ष भेल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। उसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो कुप्पू सदाशिव मूर्ति की नियुक्ति करी गई है। ओपन ओएनडीसी जिसको हम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कहते हैं, इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करी गई है अनुपमा प्रियदर्शनी जी की। नेक्स्ट बात करेंगे एसटीपीआई के द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो लिप अहिट नाम की पहल शुरू करी गई है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में, स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का इसकी सहायता राशि दी जा सकती है और साथ में ही 3 महीने का जो मेंटोरशिप है वो भी दिया जा सकता है। नई इनोवेशन लैब लॉन्च करने के लिए आईबीएम ने समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो नई इनोवेशन लैब लॉन्च की जा रही है आईबीएम और एडब्ल्यूएस की सहायता से। इरेडा के बारे में बात करेंगे। इरेडा के द्वारा अनावरण किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है CSR पोर्टल। ओके। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन भारतीय शहरों को शामिल कर लिया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा मैंने आपको बताया था कि 50 शहरों की लिस्ट बनाई गई है और इस 50 शहरों की लिस्ट में भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। केरल का कोझिकोड साहित्य के लिए और मध्य प्रदेश का ग्वालियर संगीत के लिए शामिल किया गया है। अभी हमने विश्व शहर दिवस के बारे में पढ़ा था जिसके अवसर पर ऐसी घोषणा करी गई है यूनेस्को के द्वारा। भारत बाजार में लॉन्च होने वाला लग्जरी ब्रांड जिसका नाम है ब्रियोनी कहाँ से संबंधित है? तो ये जो ब्रांड है वो फ्रांस से संबंधित है और चाणक्यपुरी में चाणक्य मॉल में इसको लॉन्च किया गया है धर्मपाल जो लिमिटेड है उसके माध्यम से, धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड के माध्यम से। एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो एन श्रीकांत की नियुक्ति करी गई है। ठीक है, एन श्रीकांत के बारे में बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के 1998 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और अब ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में काम करेंगे। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्ट इंडीज के हिली मैथ्यूज को अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। ओके क्लियर, इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। भारत बांग्लादेश की नौसेना के सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इन दोनों देशों के बीच में सैन्य अभ्यास होता है, हर साल होता है। इसका नाम है बोंगो सागर 23rd। ओके, अच्छा, बंगाल की खाड़ी में यह अभ्यास किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय वायुसेना के दस्ते को कहाँ आयोजित एयर शो 2023 में भाग लेने के लिए भेजा गया है? तो ये भेजा गया है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। और भारत की तरफ से तेजस और ध्रुव इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। महाराष्ट्र द्वारा 1994 के बाद कौन सी ट्रॉफी जीती गई? तो महाराष्ट्र के द्वारा राजा भलिंदर जो ट्रॉफी है वो 1994 के बाद पहली बार जीती गई है और साथ में जो राष्ट्रमंडल गेम्स हुए थे उसमें सबसे ज्यादा जो पदक है वो भी महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आईएसएस को अनुसंधान गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए स्पेस एक्स को कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो देखो, स्पेस एक्स के द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया है, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है वहां पर जो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है तो वो धरती से पहुंचाया जाता है, तो इसके लिए स्पेस एक्स काफी काम करता रहता है। स्पेस एक्स का ही 29वां मिशन है जब ये सामान लेकर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट परिसर में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा उद्घाटित कैफे का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो, ये जो कैफे है वो पूरे भारत में विकलांग लोगों को रोजगार देने का काम करता है और उसके लिए कैफे का निर्माण करवाया जाता है इस एनजीओ के माध्यम से। ठीक है, और ये एनजीओ मिट्टी कैफे नामक जो कैफे है उसका उद्घाटन उसका निर्माण कराता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी उनके द्वारा। ओके, पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ का नाम क्या है? तो पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ का नाम है मिका। क्या नाम है? मिका। ओके,
इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस और अमेरिका स्थित आर्चर ने किस लिए समझौता किया है? तो इन दोनों ने समझौता किया है एयर टैक्सी सेवा के लिए। यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से कौन सा देश बाहर हो गया है? तो यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से जो देश बाहर हो गया यानी कि सीटीबीटी से बाहर होने वाला देश है रूस, क्योंकि इसने अभी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण कर दिया है और जो ये सीटीबीटी का जो हस्ताक्षर हुआ था इसके जो रूल्स थे उसको तोड़ दिया है। साथ में रसिया का ये कहना है कि ये काफी ज्यादा पुराना हो गया है संधि और इसमें जो नए पॉइंट्स है उसको ऐड करने की जरूरत है और कुछ सुधार की भी जरूरत है। सैमसंग के जनरेटिव एआई मॉडल का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सैमसंग का जो जनरेटिव एआई मॉडल है उसका नाम है सैमसंग गॉस। ओके। ऑस्ट्रेलिया की किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो मैक लैनिंग ने घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेट टीम थी उसके कप्तान के रूप में ये काम कर रही थी और 2010 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया था 18 साल की उम्र में। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे पटाखों में किसके उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया गया है? तो बेरियम पर जो प्रतिबंध है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा दिया गया है क्योंकि ये काफी ज्यादा घातक होता है, ज्वलनशील होता है और त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार भी होता है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारी बातें आपने अच्छे से समझ ली होंगी, पढ़ ली होंगी। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।